ठीक है, आपको लग रहा है जैसे न्यूज क्लास में। अच्छा बच्चों, देखिए जी, बात यह है कि हमने अभी तक सिर्फ माइन्यूट टॉपिक्स को टच किया है। अलबत्ता ज्यादा काम हमने अभी तक इस पे किया है कि पेपर का पैटर्न क्या है, पेपर के पावर वर्ड्स क्या हैं, यानी कैसे एक्सप्लेन, डिस्कस, ब्रीफ वगैरह को डिस्कस किया है। और इसी तरह हमने डिफरेंट इश्यूज को जो इससे रिलेटेड है उनको हम जेर बहस करें। अब बच्चों, सबसे पहली बात तो यहाँ से शुरू करता हूँ कि अगर हम रियल टॉपिक की तरफ देखें तो हमने डेटा या डेटे के मुतालिक बातें शुरू की थी। और सबसे पहली बात जो है, हमने जहां से स्टार्ट लिया ना वो ये था कि डेटा क्या चीज है। तो हमने कहा कि डेटा जो है वो रियलिस्टिक फैक्ट्स का एक मजमूआ है। उसके अंदर किसी की पेरोल हो सकती है, कंपनी का रेवेन्यू हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है जी। लेकिन जब आगे बढ़े तो असल बात शुरू हो गई कि टाइप्स ऑफ डेटा क्या क्या है, टाइप्स ऑफ डेटा क्या क्या है। तो डेटे की तीन बड़ी क्लासिफिकेशन सामने आ गई। एक क्लासिफिकेशन है इस एतबार से कि डेटा क्वालिटेटिव हो सकता है, क्वालिटेटिव हो सकता है और क्वांटिटेटिव हो सकता है, ठीक है जी। और दूसरा, डेटे का एक स्ट्रक्चर हो सकता है। इस वक्त हम यहां पे हैं, लेकिन क्वालिटेटिव डेटे में हमने इसको दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया था। एक है बच्चों जिसको हम कहते हैं नॉमिनल डेटा, एक वो है जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, नॉमिनल डाटा। और एक है ऑर्डिनल डाटा। बेटा नॉमिनल डाटा उस डाटे को कहते हैं जो है तो क्वालिटेटिव, और क्वालिटेटिव डाटा हम उसको कहते हैं जिस पर हम न्यूमेरिकल ऑपरेशन ना करें। मिसाल के तौर पे हमारी क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उनका आई कलर एंड हेयर कलर, अब ये ऐसा डाटा है जिस पे कोई कैलकुलेशन नहीं हो सकती। उनकी पसंद या नापसंद क्या हो सकती है, कोई स्वीट लाइक करता है, कोई सॉल्ट लाइक करता है, कोई मिक्स लाइक करता है, कोई आइसक्रीम लाइक करता है, कोई कॉफी लाइक करता है। ये सारा डेटा क्या है, क्वालिटेटिव है, इसमें न्यूमेरिकल ऑपरेशन नहीं किए जा सकते। लेकिन क्वालिटेटिव में आगे जो नॉमिनल डाटा है, नॉमिनल डाटा की तरतीब नहीं होती, ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। मिसाल के तौर पे अगर मैं शहरों के नाम लिख दूं, ठीक है, मैं चाहे ए टू जी लेके आऊं स्टार्टिंग अल्फाबेट से, या जी से ए लेके आऊं, आप बहरहाल लाहौर को ही चूज करें। इसका मतलब है ऑर्डर मैटर नहीं करता। मैं कहता हूं आपका जेंडर क्या है, आप कहते हैं मेल और फीमेल। अब मेल पहले लिख दूं या फीमेल पहले लिख दूं, जो मेल है वो मेल को टिक करेगा, जो फीमेल है वो फीमेल को टिक करेगा, राइट जी। इसका मतलब है ऑर्डर मैटर नहीं करता, इसलिए नॉमिनल है, ठीक है जी, इसलिए ये नॉमिनल है क्वालिटेटिव बट नॉमिनल। लेकिन ऑर्डिनल डाटा इसकी निस्बत वो डाटा जो है तो क्वालिटेटिव, लेकिन वहां ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट, वहां ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पे मैं पूछता हूँ, अच्छा जी बच्चे का फॉर्म बनाया, मैंने पूछा आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, मुझे हर सूरत पहले मैट्रिक लिखना चाहिए था, मुझे हर सूरत उससे आगे इंटरमीडिएट ही लिखना चाहिए, उससे आगे मुझे हर सूरत बैचलर या कैफ लिखना चाहिए, उसके आगे मुझे मास्टर्स या सीए लिखना चाहिए, उसके आगे मुझे पीएचडी लिखनी चाहिए, राइट जी। अगर मैं पीएचडी दरमियान में ले आऊं, टिक करने वाले को तकलीफ होगी, ढूंढना पड़ेगा। यहां पता है क्या होगा, अगर उसने बैचलर पे क्लिक किया तो अंडरस्टूड है वो मैट्रिक और इंटरमीडिएट कर चुका है, फिर उसको हर जगह क्लिक करना पड़ेगा। और अगर उसने पीएचडी की है तो अंडरस्टूड बात है कि वो मास्टर्स या सीए करके आया होगा। क्या हाल है बच्चों, यहां ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। आप ये नहीं कर सकते मैट्रिक पीएचडी
देन इंटरमीडिएट, देन मास्टर, देन बैचलर। तरतीब इंपॉर्टेंट। इसी तरह अगर मैं पूछूं कि आपने जो आज होटल में हमारे डिनर किया है, आपकी सेटिस्फैक्शन कैसी है, आपकी सेटिस्फैक्शन कैसी है, आप ये कह सकते हैं कि आई एम अनसेटिस्फाइड, स्ट्रांगली सेटिस्फाइड, न्यूट्रल। मुझे इसकी तरतीब का ख्याल रखना पड़ेगा। क्या ख्याल है बच्चों? अगर मैं सेटिस्फाइड दरमियान में लिख दूं और न्यूट्रल एंड पे लिख दूं, क्योंकि ये लेवल है, डिग्री है, आप जितना आगे जा रहे हो उतना क्या हो रहा है बच्चों? शाबाश। हम पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ ऑर्डर का डिस्टेंस मैटर नहीं करता। यानी आप देखिए, मैट्रिक के पीछे 10 साल है, और इंटरमीडिएट के लिए कितने लगे? 2 साल। और पीएचडी के लिए कितने लगे? 5 साल या 3 साल। यहाँ ऑर्डर की डिस्टेंस में ये नहीं हो सकती, लेकिन ऑर्डर वही रहेगा जो दिया हो। आप उसको नहीं बदल सकते। अगर ऑर्डर बदला तो आपके लिए ट्रबल हो जाएगी, डाटा टिक करने वाले और एनालिटिक्स दोनों के लिए मसला बने। राइट जी? पहली बात समझ आ गई? ये हम कर चुके हैं, मैंने इसकी डिटेल वीडियो आप देख ली। अब आगे आ जाते हैं, आप तो आ जाता है क्वांटिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव डाटा वो है जिस पर न्यूमेरिकल ऑपरेशन हो सकते हैं। जैसे आपकी मार्कशीट है, क्वांटिटेटिव डाटा है, उससे फार्मूला लगा के मैं जीपीए निकाल सकता हूं। क्या है? उससे फार्मूला लगा के मैं क्या कर सकता हूं? शाबाश, जीपीए कैलकुलेट कर सकता हूं। आई कैन कैलकुलेट द जीपीए। थोड़ी आवाज सुननी पड़ेगी आपको, लेकिन बेहतर है चला रही। अच्छा बच्चों, तो मैं अब आपको ये समझा पाया हूं व्हाट इज क्वालिटेटिव डाटा और नॉमिनल डाटा और ऑर्डिनल डाटा का फर्क क्या है। अब देखिए आ जाइए क्वांटिटेटिव डाटा पे। क्वांटिटेटिव डाटा क्या है? जिसके ऊपर आप ऑपरेशन कर सकते हो। मैंने कहा आपकी ट्रांसक्रिप्ट है या मार्कशीट है, तो क्या उसकी एवरेज निकाल के उसका ग्रेड पॉइंट निकाला जा सकता है? इट इज पॉसिबल, यू कैन कैलकुलेट द ग्रेड पॉइंट। अब देखिए, जहां तक सवाल है कि आप अगर मार्कशीट ले आए हो, उसकी एवरेज निकाल सकते हो। अगर आप प्रॉफिट या लॉस स्टेटमेंट ले आए तो वो भी क्वांटिटेटिव डाटा है, उसके ऊपर भी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकाला जा सकता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाली जा सकती है। तो ये सब क्या है? क्वांटिटेटिव। लेकिन हम इनकी दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं। एक होता है बच्चों कॉन्टिन्यूस डाटा, ठीक है जी, और एक होता है डिस्क्रीट डाटा। कॉन्टिन्यूस डाटा वो होता है जिसको आप फ्रैक्शंस में लेके जा सकते हो। यानी इट कैन बी 10, इट कैन बी 10.5, इट कैन बी 10.7, ये हो सकता है। लेकिन डिस्क्रीट डाटा को क्या करना पड़ेगा? फिक्स नंबर में रखना पड़ेगा। जैसे नंबर ऑफ सॉसर इन है टी सेट, तो आप कहेंगे या तो 6 होंगे या 12 होंगे। नंबर ऑफ चेयर्स इन ए डाइनिंग विद ए डाइनिंग टेबल, या तो 6 होंगी या 12 होंगी। 6.5 नहीं हो सकती, 6.5 नहीं हो सकती। नंबर ऑफ मल्टीमीडियाज इन सीएसई might be 12, might be 6, might be 7, but not 7.5। रीजन डिस्क्रीट डाटा जो होता है वो नंबर में रहता है, फ्रैक्शन में जाता ही नहीं है। और कॉन्टिन्यूस डाटा अपनी रेंज की हर वैल्यू को अडॉप्ट कर सकता है, इसलिए वो फ्रैक्शन में जा सकता है। राइट बच्चों? ये दोनों चीजों को हम करके पहले आ चुके हैं। ये भी हो गया, समझ आ रहा है? अब हम कर रहे हैं स्ट्रक्चर के एतबार से डाटा। स्ट्रक्चर के एतबार से डाटे की दो क्लासिफिकेशन बनती हैं। तरतीब के एतबार से, ऑर्गेनाइजेशन के एतबार से डाटे को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक स्ट्रक्चर्ड डाटा और एक अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। अब जो स्ट्रक्चर्ड डाटा है बच्चों,
उसकी खूबी है कि उसमें कुछ होमोजेनिटीज पाई जाती है। क्या पाई जाती है? होमोजेनिटीज कह सकते हैं। उसके अंदर सिमिलैरिटीज पाई जाती हैं। ये सिमिलैरिटीज फायदा ये देती हैं कि इस डेटे को आप किसी तरतीब में ला सकते हो। सबसे बड़ी बात, आप टैब्ल्यू पे ले जाओ, टेबल बना सकते हो। एक्सेल पे ले जाओ, तो आप उसका एक प्रॉपर कैलकुलेशन या प्रॉपर उसकी तरतीब दे सकते हो। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट का आईडी होगा, उसका रोल नंबर होगा, उसका नेम होगा, उसके सब्जेक्ट्स होंगे, ये सब में कॉमन होगा। ये सब में कॉमन होगा। इसलिए जब भी आप सीएफसी की डेटाबेस में जाएंगे तो ये ऑर्गेनाइज शक्ल में आपको अपना रिकॉर्ड मिल जाएगा। बात समझ आती है जी? तो ये क्या है? स्ट्रक्चर्ड डेटा। अब आज के दौर में नहीं, बल्कि जब से कभी डेटा की इंपॉर्टेंस को ऑब्जर्व किया गया, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की भी अपनी इंपॉर्टेंस रही है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की भी अपनी एक इंपॉर्टेंस रही है। लेकिन आज के दौर में सोशल मीडिया पोस्ट, हर राइटर का तरीका अलग है, कमेंट्स, ठीक है जी, वॉइस मेल, ये सबको हम क्या कहते हैं? ये अनस्ट्रक्चर्ड है। क्यों? में इसमें होमोजेनिटी नहीं है, लिखने वाले के अंदाज में फर्क है, और वेरिएबल के नाम भी डिफरेंट चूज किए जाते हैं। लिहाजा या टॉपिक के नाम भी या कंटेंट यो भी डिफरेंट दिया जाता है। लिहाजा ये सारा क्या होगा बच्चों? दिस इज व्हाट वी कॉल्ड अनस्ट्रक्चर्ड है। तो एक तरफ स्ट्रक्चर्ड डाटा है जिसकी बकायदा तरतीब है, और दूसरा कौन सा है? अनस्ट्रक्चर्ड है। राइट बच्चों, बात समझ आती है? ये हमने तीन क्लासिफिकेशन यहां पे इस वक्त हम देखिए। जो स्ट्रक्चर डाटा होता है ये ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन होती है। इसमें से किसी भी चीज को तलाश करना चाहो तो इसके अंदर सर्च का फंक्शन मौजूद है। रोल नंबर से एक टेबल के अंदर स्टूडेंट को सर्च किया जा सकता है, नेम से किया जा सकता है, इसलिए और ये स्टोर किया जाता है किसमें? एक फिक्स फॉर्मेट में। इसकी रोज और क्या होते हैं? कॉलम्स होते हैं। इसका अपना एक सेट स्कीम होती है, ये स्कीमा होता है, जिसके तहत जो चीज जहां लिखी है, अब ये तो नहीं इधर रोल नंबर है इधर नेम है, आप नेम इधर कर दो रोल नंबर उधर कर दो, नहीं, उसको अपने स्कीम के मुताबिक आपने लिखना है। और इसको इजीली सर्च भी किया जा सकता है और एनालाइज भी किया जा सकता है। यही इसकी खूबी है। अब अगर हम बात करें अनस्ट्रक्चर्ड डाटा की, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा हेट्रोजीनियस है, डिसिमिलर है, डिसिमिलर है, हेट्रोजेंसियस है, ठीक है जी, और समटाइम मिसमैच्ड भी है। मिसाल के तौर पे इंफॉर्मेशन विदाउट फिक्स्ड फॉर्मेट, ऐसी इंफॉर्मेशन जिसका कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है, इसको स्टोर करना बड़ा हार्ड है। मिसाल के तौर पे मैं आपको तीन आर्टिकल देता हूं अकाउंटेंट के जर्नल से, एक ही टॉपिक पे, और मैं कहता हूं इसकी कोई मुझे ग्राफ या आप मुझे इसकी कोई एक्सेल शीट बना रहे, आप कहेंगे सर ये नहीं बन सकती। एक ने बात की है नेट प्रेजेंट वैल्यू पे, दूसरे ने किया रेट ऑफ रिटर्न पे, ठीक है जी, तीसरे ने बात की है पास्ट ड्यू बैलेंस पे, तो ये चीजें तो आपस में मैच ही नहीं करती, तो मैं इनका कैसे ग्राफ बना दूं? तो ये मेरे लिए मुश्किल है। कैन नॉट बी यूज्ड एनालाइज विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिशनल डेटाबेस। ट्रेडिशनल डेटाबेस से इसको एनालाइज नहीं किया जा सकता। लेकिन इसमें शामिल क्या बच्चों? ईमेल हो सकती हैं, इमेजेस हो सकते हैं, ऑडियो हो सकती है, वीडियोस हो सकती हैं, और टेक्स्ट हो सकती है। ये सारी चीजें इसका हिस्सा है। टेक्स्ट को वीडियो से कंपेयर नहीं कर सकते, यानी पिक्चर को किसी इल्यूजन से कंपेयर नहीं कर सकते। पिक्चर और चीज है, टेक्स्ट और चीज है, दोनों में कोई मुमासलत नहीं है। दीज आर इंटायरली डिफरेंट, यू कैन नॉट कंपेयर विद ईच अदर। क्या हाल है बच्चों? लेकिन सवाल ये है
कि क्या अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इंपॉर्टेंट नहीं होता या एनालाइज नहीं होता? एनालाइज तो होता है और बहुत सारे पर्पसेस के लिए इस्तेमाल भी होता है। मिसाल लेते हैं इसकी, फर्ज कीजिए ए पुलिस इन्वेस्टिगेशन, ठीक है जी, एक मर्डर हो गया, इंस्पेक्टर साहब इन्वेस्टिगेट करेंगे, जितनी चीजें मिलेंगी वो एक से दूसरी मैच नहीं होगी। मिसाल के तौर पे पता लगा मर्डर के टाइम मर्डर कितना पुराना है, डेड बॉडी से पता लग गया। उस वक्त घर में कौन कौन मौजूद था, मर्डर कहाँ हुआ, लाश को घसीटने का निशान है, वो एक पिक्चर है। वहां से जो मिले दो सिगरेट है, दो ग्लास है, एक गिलास पर सिगरेट और लिपस्टिक का निशान, क्या साबित हुआ? वहां उस वक्त एक औरत और एक मर्द मौजूद था। राइट जी। इन सारे क्लूज को क्या करना है? आपस में जोड़ना है। जितनी क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन होती है बच्चों, 6 माह बाद पता लगेगा, इट्स गोन विद द स्लो पेस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस फास्ट होता है, स्ट्रक्चर डाटा का एनालिसिस फास्ट होता है, और अनस्ट्रक्चर्ड का स्लो होता है। उसकी वजह वो क्लूज आपस में मिलाने पड़ते हैं, और मिलाकर आप कंक्लूड करते हैं कि मर्डर प्रोसी ने किया था, वगैरह वगैरह जो भी हो। क्या हाल है बच्चों? इसका मतलब ये नहीं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं। और पर्टिकुलरली आज के दौर में जबकि सोशल मीडिया का जमाना है, आप हर चीज कहाँ से लेते हैं? सोशल मीडिया से कलेक्ट करते हैं, जितने फीडबैक्स आते हैं। लिहाजा अनस्ट्रक्चर्ड डाटा की इंपॉर्टेंस बढ़ है। ये वजह कि हमारे कोर्स का हिस्सा भी है। अच्छा बच्चों, अब अभी हम बात कर रहे थे इसकी एनालिसिस के ऊपर। तो उसके एनालिसिस के लिए जो टूल इस्तेमाल होते हैं बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से एक हमारे कोर्स में टर्म यूज हुई है, एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक टूल है। हम इसके अंदर कोडिंग करते हैं, कोडिंग करके जनरेट करते हैं इसको इस तरह से कि ये टूल जो है हमारे लिए इंटरेक्शन बिटवीन कंप्यूटर एंड ह्यूमन का काम देता है, मशीन और इंसान का ताल्लुक जोड़ता है। नेचुरल लैंग्वेज है जो आपको एल्गोरिदम डेवलप करने में बड़ी मदद करती है, और बच्चों जनरेट करती है ह्यूमन लैंग्वेज को बहुत मीनिंगफुल और यूजफुल वे में। एंड देन यू सी कि एनएलपी इनकम्पास करती है वेरियस टास्क को, इंक्लूडिंग क्या बच्चों? लैंग्वेज ट्रांसलेशन, यानी एक दो तीन लोग जो मुख्तलिफ जबानों में बात कर रहे हैं, जैसे आप अक्सर हमारे जो गवर्नमेंट के या नेशनल इंटरनेशनल मीटिंग्स होती हैं लीडर्स की, इसमें आप देखते हो। उसके अलावा सेंटीमेंट एनालिसिस, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ फीलिंग्स, एंड देन यू सी स्पीच रिकग्निशन, और उसके साथ साथ टेक्स्ट समराइजेशन अमंग अदर्स। इसकी खूबी क्या है? खूबी है कि एनएलपी हमें अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को प्री डिटर्मिन मॉडल में ले जाके एनालाइज करने का बेनिफिट देती है, क्योंकि वो सेंटीमेंट्स को भी पिक कर लेती है, और उसके साथ साथ ये प्री डिफाइंड मैनर में टेक्स्ट, इमेजेस और ऑडियोज को ट्रीट कर लेती है, और उससे हमें एनालिसिस के लिए एक सिलसिला कार मिल जाता है। एंड देन यू सी NLP technique enable the extraction of meaningful insights from its types and data processing। वहां से हमें ये चीजें जो है मिल जाती हैं कि कितना भी आपके पास डेटा उसे एक्सट्रैक्ट करके किसी मीनिंगफुल वे में ले जाए, और उसके साथ साथ बच्चों अंडरस्टैंड करती है ह्यूमन लैंग्वेज को, और एक तरह की नहीं हर लैंग्वेज को, और उसके साथ साथ अलाउ करती है एप्लीकेशन सच एज सेंटिमेंट एनालिसिस।
ये इसका हमें बेनिफिट है। तो अगर कोई बंदा पहली बार सोचे कि अनस्ट्रक्चर्ड डाटा एनालिसिस कैसे होता होगा, तो इसलिए मैंने एनएलपी को पहले इंट्रोड्यूस कराया आपके सामने कि इसके अपने टूल्स और स्ट्रक्चर्ड डाटा के अपने टूल्स। क्योंकि टेक्स्ट क्लासिफिकेशन भी कर लेती है, जैसे डिफरेंट फॉन्ट और डिफरेंट कलर्स के डाटे को इमेजिनाइज करती है, ठीक है। और ये सी इंफॉर्मेशन रिट्रीवल भी कर सकती है। अब जहां तक स्ट्रक्चर डाटा का ताल्लुक है बच्चों, हम इससे डिफरेंट टाइप के टूल्स डेवलप करते हैं। मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया, वहां पर कंप्यूटर को ऑन किया, तो वहां पे स्ट्रक्चर्ड, अब मैं स्ट्रक्चर्ड में आ चुका हूँ, ठीक है। अभी थोड़ी सी डिटेल जो कल हमने पढ़ी थी थोड़ा सा रिव्यू कर लेते। तो स्ट्रक्चर्ड डाटा का ना वहां पे एक सिस्टम बना हुआ था, वो यूनिवर्सिटी थी, और वहां पे दो टूल डेवलप किए हुए थे उन्होंने। वो जो भी मेरे से पहले काम करता होगा, कोई खातून काम करती थी, उन्होंने डेवलप किया हुआ था। मैंने उसको जब यूज करना शुरू किया, तो डेट वॉज ट्रिमेंडस थिंग। वो मेरे से 3 इनपुट या 4 मांगता था। एक मेरे से कहता था जो बैच शुरू हुआ है उसकी आप मुझे तादाद बताएं। एक वो मेरे से कहता था कि आपने इन्हें जो कोर्स ऑफर किए हैं वो आप बताएं मुझे, और उन कोर्सेज में स्टूडेंट की लिस्ट दे दें कौन कौन से इनरोल हुए। और उसके अलावा आप मुझे जो है वो इनकी स्टार्टिंग डेट दे दें। तो वो इतना फैंटास्टिक टूल बनाया हुआ था उसने कि वो खुद ही टाइम टेबल डेवलप कर लेता। उसने अपने कैंपस की कंस्ट्रेंट भी उसमें रखी थी कि जब चेंज हो तो चेंज कर लेना, कितने रूम है, कितनी कैपेसिटी है, कौन सा टीचर है क्या पढ़ाता है, और कौन से बच्चे क्या पढ़ते हैं। तो उसने मैच करता था सिस्टम, रूम कौन सा फ्री है, टीचर फ्री है, स्टूडेंट फ्री है, वो उसका टाइम टेबल डेवलप कर देता। और मेरा जो सबऑर्डिनेट स्टाफ है बड़ा हैरान होता था कि सर को कैसे पता चल जाता है कि इस बैच का फीडबैक नहीं हुआ, इस बैच का मिड टर्म का रिजल्ट मुझे नहीं दिखाया गया। बिकॉज वो जो चीज नहीं जाती थी उसको रेड कर देता एक्सेल शीट पे। एक्सेल शीट पे उसे उसका कलर रेड हो जाता था, मुझे पता लग जाता था ये काम शायद मैंने नहीं किया। वो जब आता था मैं उसको अपने सबऑर्डिनेट को लिख के दे देता था कि यार ये चीजें आपने मुझे नहीं दी। वो बंदे बाहर जाके क्या कहते थे, कहते थे यार बंदा है कंप्यूटर है, काम हमने नहीं किया और हमें भी याद नहीं है, लेकिन इसको याद है। वजह ये कि वो जो सिस्टमेटिक अप्रोच थी उससे वो सारे का सारा काम बिल्कुल सीधा हो जाता। यही फायदा है स्ट्रक्चर डाटा का। इसमें सिस्टम डेवलप करना बड़ा आसान, लेकिन अनस्ट्रक्चर डाटा को भी डील किया जा सकता है। मैं आगे जाके बात करूंगा आपके साथ। तो अब बैंकिंग एंड सिस्टम के अंदर आप देखेंगे स्ट्रक्चर डाटा कौन सा होता है। क्लाइंट का अकाउंट नंबर, क्लाइंट का बैलेंस यानी उसकी स्टेटमेंट, और उससे मुतालिका उसका जो डाटा होता है ये सारा क्या होता है, ऑर्गेनाइज होता है। बैंक इससे क्या काम लेता है, ऑडिट, रिस्क और फ्रॉड को क्या करता है, डिटेक्ट कर लेता है। ये कौन सा है, एक बैंक ट्रैकिंग लोन रीपेमेंट ट्रैकर। अगर वो मेरे से लोन मांग ले तो मैं उससे के इसी रिकॉर्ड से उसका लोन अप्रूव करूंगा। अगर आप देखिए नेक्स्ट रिटेलर है, तो रिटेलर क्या करता है बच्चों, वो चेक करता है कि जब भी मेरे पास क्लाइंट आए ऐसा ना हो कि जो चीज मांगे वो मेरे स्टोर में मौजूद ना हो, मेरी शेल्फ में मौजूद ना हो। अगर ऐसा हुआ तो क्लाइंट फिर मेरे पास नहीं रहेगा। मुझे अगर क्लाइंट को रोकना है तो मेरे पास डेटा होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कौन सा प्रोडक्ट दिख रहा है, कौन सा फास्ट मूविंग प्रोडक्ट है, कौन सा स्लो मूविंग प्रोडक्ट है। मुझे दोनों का क्या होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए। और शाम के वक्त मेरे पास क्रिटिकल लिस्ट भी होनी चाहिए इन्वेंट्री की, जो जो चीजें क्या हो गई हैं, खत्म हो गई या होने वाली हो। ये डेटा मुझे इसमें सपोर्ट करेगा। जो हेल्थ का डेटा बेटा उसके अंदर क्या आएगा, पेशेंट का रिकॉर्ड, डायग्नोस्टिक, बिलिंग और कंप्लायंस। ये चीजें क्या होंगी, ऑर्गेनाइज होंगी। पेशेंट का नंबर, उसका नेम, उसका सीएनआईसी, उसका लिटिल बिट बिलिंग डेटा स्ट्रक्चर्ड होगा। और इससे पेशेंट की ट्रीटमेंट होगी। मैन्युफैक्चरिंग में आ जाते हैं, तो आप देखते हैं हमारा मशीन साइकिल, हम क्या कहते हैं, जो मशीन साइकिल है वो
चलता रहे और इन्वेंट्री किसी भी तरह रुकने ना पाए। इन्वेंट्री में ऐसा ना हो कि वो चीज शॉर्ट हो और हमें वक्ती तौर पे अपना प्रोडक्शन साइकिल रोकना पड़े। तो इसके लिए हमारे पास एक अरेंज डाटा होना चाहिए, हमारे सप्लायर कौन है, हमारी क्वालिटी कंट्रोल क्या कह रही है, और हमारा मशीन साइकिल किसी भी वक्त रुकना नहीं चाहिए। हमने मशीन की मेंटेनेंस लास्ट कब करी थी, ऐसा ना हो विद इन द वर्क हमारी मशीन रुक जाए। तो हम क्या करते हैं, स्केड्यूलिंग करते हैं उसकी पहले, लास्ट मेंटेनेंस कब की थी, फाइनल ट्यूनिंग कब कराई थी, इसको मेंटेन होना चाहिए। देन यू सी आगे क्या आगे बच्चों, लॉजिस्टिक्स, शिपमेंट रूट्स, ये सारा भी ऑर्गेनाइज रहता है। शिपमेंट का वगैरह नंबर होता है, शिपमेंट की डेट होती है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी होती है, और आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि इस वक्त ये ऑर्डर कहाँ पर पहुंचा। और अगर आप चले जाते हैं एजुकेशन में, तो स्टूडेंट का अभी बात हो ही गई थी, पहले मैंने बताया, उसका वो रोल नंबर होगा, नेम होगा, सब्जेक्ट्स होंगे, उसका मार्क्स स्कोर होगा, जिससे हम उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो चेक कर सकते हैं। दोनों टर्म, फी रिकवरी या क्या कह सकते हो उसको, उसका मार्क्स वगैरह का पूरा डेटा, उसकी परफॉर्मेंस। अच्छा बच्चों, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का जाहिर है क्या चाहती है, टैक्सेस कलेक्ट करना चाहती है। उसके लिए क्या होना चाहिए, सिटीजन का रिकॉर्ड होना चाहिए, सर्विसेज, लॉ एनफोर्समेंट। तो ये सब कैसे होगा, विद दैट पर्टिकुलर के गवर्नमेंट के पास हमारा पूरा रिकॉर्ड, हमारे बैंक बैलेंस क्या कह रहे हैं, हमने कौन कौन सी ट्रांजैक्शन साल भर में की है, कौन कौन सी गाड़ी खरीदी, कौन से प्लॉट खरीदे, ये सब हमारा क्या फाइनेंशियल डाटा है जो पड़ा। एंड देन यू सी इंश्योरेंस पॉलिसी, प्रीमियम क्या रखा गया, रिस्क क्या है, और किस चीज को ये प्रिवेंट की। राइट जी, ये सारी चीजें मैं लास्ट में डिस्कस कर गया था, मैंने आपको सिर्फ एक स्लाइड प्रीव्यू किया। अच्छा बच्चों, अब जब आप अनस्ट्रक्चर्ड डाटा पे आते हैं, तो मैंने कहा इसका कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं होता, इसको हार्ड टू ऑर्गेनाइज करना होता है, एनालाइज करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन इसमें क्या चीजें शामिल है बच्चों, टेक्स्ट, इमेजेस, इमोजिस और कस्टमर ओपिनियन। सवाल यह है कि एक अनस्ट्रक्चर्ड ओपिनियन कस्टमर से लेने का फायदा क्या हो। मैं आपके सामने दो तरीके रखता हूँ फीडबैक। एक, मैं आपको एक फॉर्म दे देता हूँ, ठीक है, तो अगर फॉर्म दूंगा तो ये कौन सा फीडबैक होगा, स्ट्रक्चर्ड होगा। इसके अंदर आप वही राय दे सकते हैं जो मैं चाहूँ, दूसरी बात करनी मुश्किल होगी। लेकिन अगर इसके एंड पे मैंने कुछ लाइंस दी हो जहां पर आप अपने कमेंट्स दे सकते हो, तो इसका क्या फायदा होगा। जी बच्चों, बिल्कुल, क्या होगा, आप अपना जाती सेंटिमेंट्स लिख सकेंगे, आप जो फील कर रहे हैं आप वो लिखेंगे। जाहिर है मैं तो आपसे वो मांगूंगा ना जो मैंने क्वेश्चन बना दिया, आपको फिर उसके मुताबिक जाना पड़ेगा, क्या हाल है। लेकिन मैं जब आप अपनी तरफ से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, जो आप फील कर रहे हो। तो दिस इज व्हाट अनस्ट्रक्चर्ड का ये फायदा है। और इसीलिए आप देखिए फेसबुक जल्दी हिट हुआ एज कंपेयर टू प्रीवियस प्लेटफॉर्म्स। क्या हाल है बच्चों, ट्विटर को देखिए, फास्ट क्यों, क्योंकि वो आपको आपकी मर्जी की राय को एक्सप्रेस करने का मौका देता है। आपने स्नैपशॉट देखा होगा, आप स्नैप से अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करो, तो क्या है, दैट इज मोर पॉपुलर। दूसरी तरफ आप देखते हो तो क्या आ जाता है बच्चों, वैल्यूएबल कम्युनिकेशन कस्टमर की, वेंडर की, एम्प्लॉयज की, किसकी मदद से, ईमेल्स की मदद से। और ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और ये भी डाटा क्या है, दिस इज अनस्ट्रक्चर्ड, क्योंकि हर ईमेल की शक्ल दूसरे से मुख्तलिफ होगी। क्या हाल है बच्चों, हर ईमेल की शक्ल दूसरे से मुख्तलिफ होगी।
यस, सही बात है मैडम, ओवरऑल कंसीडरेशन करेक्ट। अच्छा बच्चों, तो देखिए, अगर मैं कहता हूं कि जी आप रिटेल की बात कर रहे हो, लेकिन अब मैं कहाँ आ गया बच्चों? हमारी किताब ने किया ये है कि जिस इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर्ड डाटा का डिटेल दिया उसी का अनस्ट्रक्चर्ड भी। रिटेल इंडस्ट्री में अनस्ट्रक्चर्ड क्या होगा? तो अनस्ट्रक्चर्ड में देखिए क्या है, सोशल मीडिया पोस्ट, इमेजेस, सेंटीमेंट, ट्रेंड्स एंड फीडबैक। तो जितने बड़े स्टोर्स हैं जैसे अमेजोन है, अलीबाबा, मेट्रो है, दे मेक द टीम्स who are sitting on the social media platform and collecting the overall what the people want, actually लोग क्या चाहते हैं, और उस सेंटीमेंट से वो ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं और ट्रेंड्स को देखते हैं। अब ये डिटेल हो जाएगी कि ट्रेंड्स जो है पहले कैसे चलते थे और आज कैसे चलते हैं। अगर मैं जी जनरेशन की बात करूं तो ये आइडिया ही सारा सोशल मीडिया से आया कि जी जनरेशन वो है कि जो पहले एक्स और वाई जनरेशन थी वो ट्रेंड्स को यूं लेके चलती थी, तो आपने स्टेटिस्टिक्स में पढ़ा। और हमारी जो जी जनरेशन है वो ट्रेंड्स को इस तरह लेके चलती है। ट्रेंड्स ऊपर जाते हैं, एक चीज पॉपुलर होती है और अपनी पीक पे जाके ग्रेजुअली डिक्लाइन नहीं होती, एकदम बिकना बंद हो। और ये इंतहाई क्या है, रिस्की है। बेशुमार इन्वेंट्री पड़ी होती है और वो चीज आउट ऑफ फैशन होगा। अच्छा, अब जरा एक चीज ध्यान में रखेंगे, हमने ये पढ़ा है समझा है, क्या चीज बच्चों? फीडबैक, ट्रेंड, सेंटीमेंट्स। अच्छा, एग्जामिनर इसमें से कोई भी चीज चैप्टर 1 में से बनाएगा आपके पेपर का हिस्सा, एनी वन टॉपिक किस तरह बनाया जा सकता है? देखिए, एक स्टोर लिया है, क्लोथिंग स्टोर, कलेक्ट द थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर रिव्यूज एंड इंस्टाग्राम पोस्ट अबाउट इट्स प्रोडक्ट, आइडेंटिफाई व्हाट डेटा दिस इज, ये डेटा क्या है, एंड हाउ कैन स्टोर यूज द डेटा टू इंप्रूव, राइट। अच्छा, आप देखिए, जो आप पढ़ के आए होंगे वो एग्जैक्ट उसी को एड्रेस कर देगा, किसी भी स्टोर किसी भी इंडस्ट्री से रिलेट करते हैं। होगा क्या कि जब मुख्तलिफ चैप्टर से सवाल आए होंगे तो देन वहां पे हेट्रोजिनिटी ऑफ क्वेश्चन की वजह से शायद कोई चीज मुश्किल लगेगी, लेकिन सवाल ऐसे ही आएगा सिंपल, जिसके अंदर जिसको आप उसी लिटरेचर से सॉल्व कर देंगे। कि जब आप बात कर रहे हैं किस चीज की, शाबाश बच्चों, इंस्टाग्राम पोस्ट, तो इसको हम क्या कहेंगे? अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है। आइडेंटिफाई का जवाब हमेशा एक लफ्ज होता है या एक हेडिंग होता है, एक वर्ड और एक हेडिंग। व्हेन देयर इज लिखित रिटन आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई का मतलब बस बता दो, तो आप क्या लिखेंगे? अनस्ट्रक्चर्ड। आगे क्या? हाउ कैन यूज दिस टू इंप्रूव, आप इससे इंप्रूव क्या करेंगे, क्या समझेंगे बच्चों आप? डिजाइन, सेंटीमेंट्स, कस्टमर बिहेवियर और फैशन को आइडेंटिफाई करेंगे आप। क्या हाल है? नाउ सी, हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में पेशेंट का आईडी, बिल, ये क्या था? स्ट्रक्चर्ड डाटा। लेकिन डायग्नोस्टिक, ट्रीटमेंट प्लान, मेडिकल रिसर्च पेपर्स, ये क्या होंगे बच्चों? ये तो अनस्ट्रक्चर होगा। क्या हाल है? इसका मतलब है जहां जहां स्ट्रक्चर डाटा दिखा रही है बुक, वहां वहां ही अनस्ट्रक्चर्ड डाटा भी, राइट जी। कैसे पूछ सकता है? कैन मेक एन ऑर्गेनाइज डॉक्टर रिकॉर्ड देयर ऑब्जर्वेशन इन हैंड रिटन नोट्स एंड एमआरआई scans. Is this a structured data or unstructured data? And give two ways that hospital can benefit from its analysis. जो हमने पढ़ा है एग्जैक्ट वही आंसर है। क्या ये अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है? किसके लिए यूज होगा? बेटर डायग्नोस्टिक के लिए। इंप्रूव करेगा किसको? ट्रीटमेंट को। और क्या करेगा?
मेडिकल रिसर्च को रिलेट करेगा, पर्टिकुलरली जो कैंसर वगैरह के केसेस होते हैं उसमें करंट आर्टिकल्स को बहुत ज्यादा स्टडी किया जाता। अच्छा बच्चों, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इसमें भी मैंने अभी बात की थी। स्ट्रक्चर डाटा क्या था बैंकिंग एंड फाइनेंस? अकाउंट नंबर, डेट, बैलेंस। लेकिन यहाँ पे जो ईमेल आ रही है क्लाइंट्स की, पर्टिकुलरली इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स की, तो ईमेल आती रहेंगी कि उसे लेटर ऑफ क्रेडिट चाहिए या कोई ट्रांजैक्शंस के लिए कोई प्रूफ चाहिए, सोशल मीडिया इंटरेक्शन और फाइनेंशियल न्यूज। ये क्या बन जाएंगे? अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। इसी तरह सवाल बनेगा क्या बच्चों? बैंक कैन स्कैन कस्टमर ईमेल, social media post to find the suspicious activity. What risk can they reduce by doing this? ठीक है जी। How else can this data improve the customer services? जो पढ़ा है वही एग्जैक्ट आंसर बन जाएगा। कैसे? ये यूज होगा किसके लिए? फ्रॉड डिटेक्शन के लिए और मनी लॉन्ड्रिंग के केस और फेक ट्रांजैक्शन। अदर यूजेस क्या हो सकते हैं? कस्टमर से चैट लॉग बना सकते हैं आप। टिपिकल एरिया जहां कस्टमर अनसेटिस्फाइड है, आप उनको आइडेंटिफाई करके क्या कर सकते हैं? उसे सेटिस्फाइड कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, लॉ एंड कंप्लायंस। लॉ एंड कंप्लायंस पे आप जानते हैं पुलिस स्टेशन में जाए तो बड़ा ऑर्गेनाइज रिकॉर्ड होता है। इस एरिया में कितने क्राइम रेट डिफाइंड होता है। डेट वाइज या मंथ वाइज क्राइम लिखे होते हैं हर पुलिस स्टेशन में, और वो डाटा आगे आगे हेडक्वार्टर में आइडेंटिफाई हो। लेकिन बहुत सारी चीजें आप देखिए, जैसे लीगल डॉक्यूमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, केस फाइल्स, ये क्या होती हैं? ये स्ट्रक्चर्ड नहीं होती, अनस्ट्रक्चर्ड होती है। हम इनसे डिटेल निकाल के चीजों को क्या कर सकते हैं? इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं और लिटिगेशन में जा सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपके साथ एक केस शेयर किया था मर्डर का। तो देखिए, ऐसे ही सवाल बनेगा। लॉयर प्रोसेस थाउजेंड ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल एंड लीगल केसेस, व्हाई इज दिस अनस्ट्रक्चर्ड? ये डाटा अनस्ट्रक्चर्ड क्यों? तो देखिए, आइडेंटिफाई और व्हाई का भी जवाब बड़ा सिंपल सा होता है। हमें सिर्फ बताना है कि क्या है। मकसद ये है कि जितनी लॉन्ग स्टोरी छेड़ेंगे ना, उतना आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे इस तरह के सवाल। फिर नंबर भी ज्यादा है इस चैप्टर में, एस्टिमेटेडली नंबर 3 से 6 मिलेंगे चैप्टर में। बेसिक्स है इसलिए हम इस पर काम कर रहे हैं, तो उसके मुताबिक आपको लिखना चाहिए। तो जब वाई है तो इसका मतलब ये, गो फॉर वन लाइनर एंड नेम वन टूल एंड टेक्निक दैट कैन हेल्प द लॉयर टू एक्सट्रैक्ट यूजफुल इंफॉर्मेशन। तो क्या कर सकते हैं बच्चों? वाई अनस्ट्रक्चर्ड लीगल डॉक्यूमेंट आर लॉन्ग टेक्स्ट विदाउट क्या बच्चों? टेबुलर फॉर्म। ये टेबुलर फॉर्म में नहीं होता, इसलिए ये क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड है। और इससे बच्चों टेक्स्ट माइनिंग कर सकता है, और टूल मैंने अभी आपको पढ़ाया है, कौन सा? एनएलपी। क्या? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। टेलीकॉम। टेलीकॉम में बच्चों बिल्स, रिकवरी, ये रिकॉर्ड तो स्ट्रक्चर्ड होता है। लेकिन टेलीकॉम इंडस्ट्री में कॉल लॉग, सोशल मीडिया, नेटवर्क यूजेज पैटर्न प्रिडिक्ट करते हैं किसको? कस्टमर बिहेवियर को। इनहांस करते हैं सर्विसेज को, ऑप्टिमाइज करते हैं नेटवर्क को। अगर मैं आपसे पूछूं नेटवर्क सबसे ज्यादा बिजी कब होता है? शाम के वक्त ज्यादा बिजी हो जाता है, एज men come to home and a lot of issues of the days can be discussed and sum up। तो ये कहां से पता चलेगा हमें? कॉल लॉग बताएगा कि इस वक्त हमारी लाइन सबसे ज्यादा बिजी। सिंपली एड्रेस हो सकता है कैसे? टेलीकॉम कंपनी रिव्यू द कस्टमर कॉल लॉग एंड सोशल मीडिया क्या बच्चों? कंप्लेंट्स। What customer issue can be resolved with this data, and how can improve the network quality? Can be asked। क्या जवाब है?
ड्रॉप कॉल कितनी हुई, साउंड क्वालिटी क्या थी, पुअर इंटरनेट स्पीड क्या थी, सर्विस कंप्लेंट क्या थी। ये वो इश्यूज हैं जिन्हें हम रिजॉल्व कर सकते हैं। ये इश्यूज आप सुनते हैं रोजाना रोजमर्रा जिंदगी में। और इम्प्रूव क्या कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज नेटवर्क कवरेज। जिस जगह से ज्यादा कम्युनिकेशन हो रहा है, आ रहा है, जा रहा है, वहां पे क्या करें, टावर ज्यादा प्लेस कर दें, नेटवर्क को उस जगह मूव कर दें जहां पे आबादी, अपने जो आपके सिग्नल्स हैं उन जगहों पे जरा मूव कर दें, टावर्स लगा दें वहां पे, सैटेलाइट एंटीना मूव करें वहां पर। अच्छा बच्चों, यहाँ छोटा सा एक केस स्टडी आप दोस्तों के सामने रखा है। कहते हैं जी स्ट्रक्चर डाटा इन रिटेल एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ये हमारी बुक का सवाल है, ठीक है, बुक का केस स्टडी है। बुक के केस स्टडी का हम करते ही है कि इसको इतनी डिटेल में डिस्कस किया जाए कि स्टूडेंट्स को इसका सही प्रीव्यू मिल जाए और वो इसको अंडरस्टैंड कर सके कि इस पर्टिकुलर केस स्टडी को हम सॉल्व कैसे करें। देखिए कुछ चीजें तो हम वैसे ही असेस कर लेते हैं अपनी रोजमर्रा लाइफ से भी। जैसे अगर आप देखें इस साल हमारी टैक्स अथॉरिटीज ने ये तय किया है कि हम स्ट्रक्चर डाटा के अलावा अनस्ट्रक्चर्ड डाटा भी यूज करेंगे टैक्स रिकवरी के लिए। अब वो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा कौन सा है, ये हर बंदे की पिक्चर भी तो है ना हमारे सिस्टम में। हम उनके जो घरों के फंक्शंस हैं जो उन्होंने ऑर्गेनाइज किए हैं, वहां से हम देख लेंगे कि इन्होंने वहां कितना खर्च किया है और उनको मैच कर लेंगे इनकी जो है रिटर्न्स के साथ। तो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा हमें बता देगा कि ये कमाने का क्या कह रहा है और खर्च क्या कर रहा है। तो इट्स नॉट ओनली ऑन दिस, नंबर ऑफ थिंग्स के ऊपर अनस्ट्रक्चर्ड डाटा यूज होता है। अब जिन बच्चों को मैं केस स्टडी डिस्कस कर रहा हूँ, पहली बात तो ये कि हमारी किताब में जब केस स्टडी आ रहा है वो पैराग्राफ आ रहा है, लेकिन जब पेपर में आएगा तो कैसे आएगा, उसके साथ एक रिक्वायरमेंट लिखा होगा। हमने पहले रिक्वायरमेंट को देख लेना है, यहाँ फर्स्ट लाइन पढ़ के सिनेरियो को समझ लेना है, इंडस्ट्री को समझ लेना है, और फिर आ जाना है उसकी रिक्वायरमेंट पे। रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करके हमने वापस चले जाना है कहाँ पे बच्चों, केस पे, उसको अंडरस्टैंड करने। समझना ये है बच्चों कि जो हमारा केस है वो हमारे पास एज अ पेशेंट आया है अपनी प्रॉब्लम लेके, अपनी प्रॉब्लम लेके, और हमने इसको किसी मेडिसिन की मदद से क्या करना है बच्चों, क्योर देना। अब वो जो मेडिसिन है क्या हो सकती है, मेडिसिन हमारा कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है जो एग्जैक्टली उस मसले को हल करेगा। मेडिसिन हमारा कोई मॉडल हो सकता है कि उस मसले को हल कर सकता है, कोई थ्योरी हो सकती है, कोई सिस्टम हो सकता है। ठीक है जी, हम इनको अप्लाई कर देंगे उस पर्टिकुलर केस पे और उसकी रिक्वायरमेंट के साथ मैच कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। एहतियात क्या करनी है कि अगर मैं एक कॉन्सेप्ट लिख रहा हूँ केस स्टडी के सॉल्यूशन के तौर पे और उसमें वर्ड यूज हुआ है ऑर्गेनाइजेशन, तो मुझे ऑर्गेनाइजेशन को यूज नहीं करना चाहिए। इसकी जगह क्या करना चाहिए, जो इंडस्ट्री का नेम है, जो फर्म का नेम है, वो एडजस्ट कर देना चाहिए। ये अगर थ्योरी भी लिखी होगी तो ये ऐसे लगेगा जैसे आपने इस थ्योरी को अप्लाई कर दिया है, यानी उसकी आपने एप्लीकेशन बना दी। राइट जी, कैसे लगेगा, जैसे आपने थ्योरी की एप्लीकेशन बना दी। तो आप इसको अप्लाई कर सकेंगे अगर आप ऑर्गेनाइजेशन की जगह इंडस्ट्री का या उसका नाम लिख दें। जैसे कि लेट्स से इसका नाम टाइम फैशन था, तो ऑर्गेनाइजेशन की जगह क्या लिख दिया, टाइम फैशन। और बड़े केसेस में अक्सर ये होता है बच्चों
कि बड़े केसेस में अक्सर ये हो जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रोडक्शन और साथ नेम भी दिए होते हैं कैरेक्टर्स के। आप मैनेजर वगैरह ना लिखना, सीईओ ना लिखना, बल्कि उसकी जगह क्या करना, नाम यूज कर देना। जैसे अगर आबिद है, केस में करेक्टर है, तो नेम की जगह या डेजिग्नेशन की जगह नेम लिख दे, तो लगेगा ऐसे जैसे आपने उस थ्योरी को क्या किया है, अप्लाई कर दी। राइट जी। अच्छा बच्चों, अब देखिए स्ट्रक्चर डाटा में हम कह रहे हैं इन डिटेल एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो केस स्टडी किसका आ गया बच्चों, रिटेल एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। चाहिए क्या, कहते हैं एक्सप्लेन हाउ स्ट्रक्चर डाटा हेल्प इन द रिटेल इंडस्ट्री। और उसके अंदर लिखता है बेनिफिट ऑफ ईआरपी एंड पॉइंट ऑफ सेल क्या होंगे, प्रॉब्लम इफ डाटा इज अनस्ट्रक्चर्ड, और फिर कहता है बेनिफिट ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड फीडबैक एंड एनालिटिकल इनसाइट पॉसिबल फ्रॉम द स्ट्रक्चर्ड डाटा। राइट जी। सबसे पहली चीज जो पूछ रहा है वो क्या है बच्चों, बेनिफिट्स ऑफ ईआरपी एंड पॉइंट ऑफ सेल। दूसरा क्या है, प्रॉब्लम रिलेटेड विद अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, और फिर बेनिफिट क्या हो सकते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डाटा के, और लास्ट क्या है, एनालिटिकल इनसाइट फ्रॉम अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। देखिए कॉन्सेप्ट हम वही देंगे जो हमने पढ़ा है। वो चाहता भी नहीं कि आप बहुत ज्यादा अपनी पर्सनल ओपिनियन दें, जहां ओपिनियन मांगेगा वहां देंगे, अदरवाइज हम वही देंगे जो हमें पढ़ा है। तो देखिए यहाँ पे कहता है इन रिटेल इंडस्ट्री स्ट्रक्चर डाटा इज फंडामेंटल फॉर मैनेजिंग इन्वेंट्री एंड फाइनेंशियल ऑपरेशन। A retail chain, for example, uses the enterprise resource planning and store the data in organized table covering product ID, stock level, pricing, transaction, customer purchases, supply detail. This structured data enable the real-time inventory and automate the restocking alert, accurate sales report, effective demand forecasting. अब अगर आप गौर करें ना, तो जो हमारा सबसे पहला मसला है वो ये है कि थोड़ा सा ईआरपी और पॉइंट ऑफ सेल के बारे में बताया जाए कि इसके बेनिफिट क्या है। देखिए ईआरपी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारे तमाम सिस्टम से कनेक्टेड है। मिसाल के तौर पे सेल से भी कनेक्टेड है, उसके अलावा परचेज से भी कनेक्टेड है, और हमारे ऑपरेशन से भी कनेक्टेड है। देखिए हम किसी मेडिकल स्टोर पे भी जब जाते हैं ना, तो जो अच्छे बड़े बड़े स्टोर्स हैं जैसे फजलदीन हो गया या महमूद मेडिकल्स हो गया, पंजाब ड्रग्स हो गया, ये आपको कभी भी दवाई नहीं देंगे जब तक कि वो इनवॉइस नहीं बनाएंगे। इनवॉइस बनाने में उनको एक फायदा है पॉइंट ऑफ सेल का। ये डाटा जो है ये उनके ईआरपी से कनेक्टेड है। जब वो आपको ड्रग्स देगा, इतनी ड्रग्स स्टॉक में से क्या करेगा, माइनस कर देगा। इससे क्रिटिकल स्टॉक क्या होगा, आइडेंटिफाई हो जाएगा। तीसरा, इससे उससे लीगल इशू नहीं होगा, ये कंप्लायंस में आ जाएगा कि आप जो चीज बेच रहे हैं उसका प्रॉपर रिकॉर्ड, इसका प्रॉपर रिकॉर्ड जनरेट हो रहा है। आप जो चीज बेच रहे हैं उसका प्रॉपर रिकॉर्ड जनरेट हो रहा है, तो इससे क्या होगा बच्चों, कंप्लायंस भी होगा। और अगर इससे टैक्स का कोई मसला हुआ बसता है तो वो भी पे रोल हो जाएगा। लेकिन ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो आपने पॉइंट ऑफ सेल से जनरेट किया इनवॉइस, इसने स्टॉक को क्या किया जाके, शाबाश, उतना सब्ट्रैक्ट कर दिया। अगर ये पूरा ईआरपी है तो जो क्रिटिकल स्टॉक होगा उसका ऑर्डर आप जनरेट नहीं करेंगे।
सिस्टम क्या करेगा, खुद ऑर्डर जनरेट करेगा, क्योंकि वो परचेज के साथ सप्लायर की लिस्ट उसमें अपडेटेड है, वो खुद ही क्या करेगा, ऑर्डर जनरेट कर देगा। सारा सिस्टम कैसे चलेगा, ऑटोमेशन से। आप जब शाम को या दिन के वक्त सप्लायर की वैन आके रुकेगी और आपने कुछ नहीं करना, जस्ट पुट अप द मेडिसिन इनसाइड, सिस्टम ने खुद ही सारा काम कर दिया, टैक्स भी कैलकुलेट कर दिया, और एक सिंपल की पंच आप करेंगे और आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी। आप देखिए, हमारे यहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अभी भी सोच क्या है, 6 मंथली या ईयरली, 6 मंथली या ईयरली। सॉरी यार, इसको ऑफ कर दो जरा, मेरा गला है जो बंद पड़ गया, मुझे इसी बोलने की आदत नहीं है। आमतौर पे पहले साउंड सिस्टम जो थे हमारे पास यहाँ यूनिवर्सिटीज में भी होते हैं। अच्छा बच्चों, तो हम बात कर रहे थे क्या, कि वो खुद ही ऑर्डर जनरेट कर देगा और आपको कोई भी जहमत की जरूरत नहीं है। अब देखिए, आप सिस्टम का भी फर्क समझिए। आज से 10-15 साल पहले ड्रग स्टोर इतना होता था जितनी ये स्टेज है, आप बाहर खड़े होते थे और ये जो आपका क्लासरूम है ये सारा गोदाम होता, स्टॉक, क्योंकि हमारे पास कोई सिस्टम नहीं था जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकें अपनी क्रिटिकल लिस्टिंग में। और अब ईआरपी आने के बाद क्या हुआ है, स्टॉक इतना है और स्टोर बड़ा है, आप स्टोर के अंदर जाते हो क्या, ऐसे ही होता है ना, तो आप स्टॉक ज्यादा क्यों नहीं रखते, क्योंकि आप उसकी जरूरत नहीं है। आपका ईआरपी इतना एफिशिएंट है, वो खुद ही देख लेता है कि ये फास्ट मूविंग ड्रग है और ये स्लो मूविंग ड्रग है, वो ऑर्डर अल्टीमेटली उसके मुताबिक एडजस्ट कर लेता है। जैसे चाइना में उन्होंने जो सिग्नल्स हैं उनके अंदर सेंटीमेंट एनालिसिस एडजस्ट किया है, और उसके साथ उन्होंने उसको ऑटोमेट ऐसे किया है कि वो खुद ब खुद समझ जाते हैं कि शाम के वक्त ये वाली साइड का सिग्नल ग्रीन ज्यादा करना है और इधर वाली का साइड लेन का कम करना है। वो खुद ही इंटेलिजेंट, वो रोजाना काउंट कर लेता है सिस्टम, और काउंट करके समझ जाता है कि जिस तरफ लोड ज्यादा है उस तरफ का ग्रीन सिग्नल 1 मिनट, और जिस तरफ का कम है उधर उधर 15 सेकेंड्स। एक और चीज जो उसने एनालाइज किया वो ये है कि ट्रैफिक शाम के वक्त जो होती है वो जाने वाली लेन्स बढ़ा देता है और सेंट्रल सेपरेटर को साइड पे कर देता है, और ये सारा ऑटोमेट है। और सुबह के वक्त स्कूल और ऑफिस का टाइम होता है तो क्या करता है, जाने वाली लेन का लेन्स बढ़ा देता है, जाने वाली, और आने वाली की कम कर देता है, और ट्रैफिक के मुताबिक खुद ही एडजस्ट कर देता है। यहां पे भी सिस्टम ऐसा ही है कि पॉइंट ऑफ सेल ने रेगुलेशंस को भी पूरा कर दिया और उनकी वो जो रिक्वायरमेंट थी वो भी पूरी कर दी, और आपको किसी स्टॉक लेवल के प्रॉब्लम को डील करने की जरूरत नहीं। राइट बच्चों, तो आप सबसे पहली जो चीज आइडेंटिफाई करोगे ना बच्चों, वो यही होगी। हाँ ये तो है, लेकिन असेसमेंट से अंदाजा वो कर लेंगे। जैसे मैं आपसे ये कहूं कि गुलबर्ग में घर कम है, गार्डन टाउन में घर कम है, ऑफिसेज ज्यादा है ना, क्या हाल है, जो एरिया कमर्शियल हो जाएगा वहां ऑफिसेज ज्यादा होंगे, लेकिन मॉडल टाउन और इससे आगे के जो एरियाज है वहां घर ज्यादा है, जैसे जोहर टाउन वगैरह में ज्यादा है, लेकिन इस तरह से। आई होप कि मैं जवाब दे पाया हूं आपकी बात का, क्यों भाई बस ये तो आइडेंटिफाई हो सकता है ना। और सिस्टम ये नहीं जानता कि घर की तरह ऑफिस में, सिस्टम तो गाड़ियों के गुजरने की क्या देख रहा है, तादाद देख रहा है ना, और उसके मुताबिक उसको एडजस्ट कर रहा है सिस्टम। तो हमने वो उस तरफ नहीं लगाया, हमने तो सिखाया कि तुम ये देख लो जिधर ट्रैफिक ज्यादा है वो लेन्स बढ़ा दो, ठीक है, वो सिग्नल्स को। तो आई होप कि आपको बात समझ आएगी।
बेटा ये इसके ऊपर हम अगर 3 से 4 लाइंस लिख सकें, क्या ख्याल है? लिख सकते हैं? क्यों भाई, प्रॉज एंड कॉन्स है ना, बेनिफिट्स लिखने हैं। तो क्या बेनिफिट लिखेंगे? इन्वेंट्री खुद ही ऑटोमेट होगी, ऑटोमेट होगी। कस्टमर की फास्ट मूविंग एंड स्लो मूविंग आर्टिकल्स खुद ही अंडरस्टैंड कर लेगा, सिस्टम एडजस्ट कर लेगा। और रिस्क ऑफ शॉर्टेज या रिस्क ऑफ इन्वेंट्री लैक नहीं हो सकते। क्या हाल है बच्चों? और सिस्टम जो है वो बिल्कुल सिस्टम अकॉर्डिंग टू द कस्टमर नीड खुद ही एडजस्ट हो जाएगा, ऑटोमेट होगा। ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट जी। अच्छा, एक चीज तो ये आ गई। अब ये जो इन्वेंट्री वाली बात मैंने आप दोस्तों से की थी, ये भी इसकी एक बैकग्राउंड है। और बैकग्राउंड ये है कि सबसे पहले डेल कंपनी ने ये किया था। उन्होंने ये किया था कि हम अगर एक कंप्यूटर बना रहे हैं, तो कंप्यूटर कंपनी ज्यादा चली गई थी चाइना में, और डेल की प्रोडक्शन हो रही थी अमेरिका में, और वो कॉस्टली ज्यादा थी। तो उन्होंने देखा कि हमारा सप्लायर भी एक इन्वेंट्री रख के बैठा हुआ है, और हम भी एक इन्वेंट्री रख के बैठे हैं। तो क्या किया जाए कि हमारी कॉस्ट कम हो जाए? तो उन्होंने कहा दो इन्वेंट्री रखने की बजाय क्या करो, सप्लायर की इन्वेंट्री को अपनी इन्वेंट्री समझो, उसको कनेक्ट कर लो अपने साथ। इस तरह एक गोदाम के पैसे, उस पे स्टाफ रखने के पैसे, वहां की इलेक्ट्रिसिटी पावर के पैसे, वो सब हमारे क्या होंगे, बच जाएंगे। तो ईआरपी ने यही किया है कि स्टॉक लेवल एक जगह होना चाहिए, दो जगह नहीं होना चाहिए। और जो है वो भी इतना सिस्टमेटिक और वेल इंटेलिजेंट बेस्ड होना चाहिए कि फजूल कोई चीज स्टॉक में ना पड़ी हो, जिससे कॉस्ट और बाइंग को वो कहते थे जस्ट इन टाइम बाइंग। जस्ट इन टाइम बाइंग यानी बाइंग उस वक्त करो जब जरूरत है। अच्छा बच्चों, सो दिस इज वन। देन व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है? तो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा का जो प्रॉब्लम है वो है इसके जो एनालिसिस टूल है वो ट्रेडिशनल नहीं है। इसके एनालिसिस टूल जो है वो बेस करते हैं एनएलपी पे, और एनएलपी को चलाने का मेथडोलॉजी दूसरों से मुख्तलिफ है, उसको ट्रैक करना पड़ता है। जैसे मेरे पास एक कंपनी है, तो उसका प्रॉब्लम ये था कि उन्होंने चंद माह से डेटे को फाइलिंग नहीं किया, डेटे को फाइलिंग नहीं किया। अब उन्होंने कहा कि इसको फाइल होना चाहिए और जल्दी होना चाहिए, क्योंकि टैक्स रिटर्न फाइल होने वाली है और ये सारा डेटा डिसऑर्गेनाइज है। असल में वो बिजनेस स्विचिंग वो कर रहे थे। उन्होंने जब कहा तो इनिशियली तो आई वाज एस्टोनिश्ड कि मैं इसको अब कैसे करूंगा। फिर आई हैव गॉन टू थ्रू अ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन उसका ये था कि एक लैंग्वेज है जिसको हम पाइथन कहते हैं, उसके अंदर चंद लिखे लिखाए पैच मिल जाते हैं, प्रोग्राम के छोटे छोटे हिस्से मिल जाते हैं। उनको कंबाइंड करके मैंने एक प्रोग्राम बनाया, और उसने मुझे ये कर दिया कि फाइल्स के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट के कॉमन नेम ज्यादा यूज हो रहे थे, जैसे कि नेशनल ग्रिड की फाइल, और जो जो करेक्टरिस्टिक्स मैंने उसको आइडेंटिफाई की, उसने फोल्डर बना के ना उसकी क्लासिफिकेशन, कि ये सारे बिल्स गैस के हैं, ये सारे बिल जो वाटर के हैं, ये सारे बिल जो इलेक्ट्रिसिटी के हैं, ये सारे जो बैंकिंग स्टेटमेंट्स हैं, ये सारी ये। अब उसका फायदा ये हुआ कि मुझे सेमी क्लासिफिकेशन मिल गई। अब आगे दोबारा फिर मैंने उसके जो पैच किए, तो फिर उसने मुझे एग्जैक्ट मेरी रिक्वायरमेंट के फोल्डर बना दिए। मैंने सिर्फ ये किया कि उस डेटे को डाउनलोड करके ऑपरेट करके वापस उनके रिक्वायर्ड फोल्डर्स में डाल दूँ। तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटे को डील करने की जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये रवायती टूल से हैंडल नहीं होता। ठीक है, लेकिन इसके लिए एनएलपी पे या किसी ऐसी लैंग्वेज पे आपको ग्रिप करना पड़ती है। दूसरा मसला जो है वो ये है कि बेनिफिट्स क्या हैं। अनस्ट्रक्चर्ड फीडबैक में आप जो है फीडबैक ले सकते हैं किसी भी बंदे से, या उसकी राय ले सकते हैं, ओपिनियन पूल कर सकते हैं उसके स्टाइल्स, और बाद उसकी बुनियाद के ऊपर आप अपने बिजनेस को अपडेट कर सकते हैं। हाँ, अलबत्ता ये है कि प्रैक्टिकल में और इसमें थोड़ा फर्क आपको नजर आएगा।
वो ये नजर आएगा कि जो आपका प्रैक्टिकल सोच है ना, अगर आप उसको देखोगे तो हमारे यहाँ फीडबैक कैसे लिया जाता है, जरा गौर कीजिए। हम एक बंदे को बुलाते हैं जिसको फीडबैक में कोई सेंस नहीं, यार ये ना इस चीज का फीडबैक लेना है, तो वो क्या करेगा, जब होटल से बाहर जा रहे होंगे हमारे क्लाइंट्स, उनको रोकेगा और उनको पूछेगा क्या आपके ख्याल में खाने में नमक सही था। अब वो क्या सोचेगा, हाँ, नमक या ना, मुझे लग रहा है सैलेड में नमक नहीं। आपने क्वेश्चन ऐसा पूछा ना, तो जो फीडबैक लेने का एक्चुअल तरीका होता है वो ये होता है कि हम इस तरीके से सवाल पूछते हैं कि जवाब भी मिल जाता है और दूसरे को पता भी नहीं होता कि हमने उससे मतलब की बात पूछ ली। यू गॉट इट। उसकी वजह ये होती है कि हमारा काम, जो मेरा काम ज्यादातर होता है सिस्टम डेवलपमेंट में, ठीक है, ईवी इन्विजन मेरी कंपनी का नाम, तो वो उसमें हमारा मेरा जो ज्यादा काम होता है वो ये होता है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझना है आपने, यानी सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन कर लेना पहले। जैसे यहाँ पे कैसे मटेरियल आ रहा है, कौन रिकॉर्ड कर रहा है, आगे ये किस तरह इन्वेंट्री में जा रहा है, इन्वेंट्री से किस तरह प्रोडक्शन को जा रहा है और किस तरह चीजें बन रही हैं। बाज वक़्त बच्चों ये होता है कि हम उनसे ओपिनियन पूल करते करते सिस्टम को समझते समझते, अगर 1 साल मिला था ना हमें सिस्टम डेवलप करके देने के लिए, बाज वक़्त हम उसके 2 क्वार्टर गुजार चुके हैं, तीसरा क्वार्टर शुरू होगा। अभी क्या हो रहा है, सिस्टम एनालिसिस होगा। हम अभी सिर्फ समझ ही रहे हैं कि ये कैसे होगा, लेकिन वंस वी गॉट द रियल सिस्टम कि ये हो कैसे रहा है, डिजाइन हो गया, आप यकीन करें कोडिंग में टाइम भी नहीं लगता। और कोडिंग आजकल के दौर में सिस्टम आप समझ आ जाए, कोडिंग में ओपन सोर्स ऑब्जेक्ट भी मिल जाते हैं और उन्हें कोई इतराज नहीं होता कि आप उन ऑब्जेक्ट्स को सिस्टम का हिस्सा बना दें। जैसे यूनिवर्सिटीज को जितने भी हम सिस्टम बना के देते हैं, ये हम इसे कहते हैं, ये इनका जो होता है कि ये लर्निंग सिस्टम होता है इनका, इसके अंदर हम उनकी चॉइस पे गूगल मीट को भी लगा देते हैं, उनकी चॉइस पे हम ये जो हम इस वक्त यूज कर रहे हैं ये भी यूज हो जाता है। और इसके अलावा अपना भी एक सिस्टम बनाया होता है, बट उन्हें इस पे एतराज नहीं कि आपने एक सिस्टम बना दिया, लेकिन वो जब सिस्टम बन जाता है तो हम सारा फीडबैक लेते हैं, लेकिन उन्हें नहीं आइडिया कि हम क्या पूछते हैं। लेकिन पूरा अकाउंटिंग सिस्टम भी बन जाता है, हर चीज बना के देते हैं उनको। और आखिरी काम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है जिसको हम कहते हैं क्वालिटी इश्योरेंस। क्वालिटी इश्योरेंस में एनालिसिस और सिस्टम की रनिंग दोनों करके देखते हैं और फिर देखते हैं कि जो इसने कहा था वही हुआ है या नहीं हुआ। अक्सर बात ये होता था कि जो वो कहते थे या जो सिस्टम की रीडिंग होती थी, हम जब बना के वापस करते थे, ऑब्जेक्शंस आते थे, फिर हम उनको हैंडल करते थे मुख्तलिफ तरीकों से, और उन्हें मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट भी दिखाते थे कि ये आपने अप्रूव किए थे फिर ये बना। लेकिन आजकल जो है उसका एक और हमने मेथड फॉलो कर रहे हैं। पहले तो ये ज्यादा बाहर ही फॉलो होता है, इसको कहते हैं कानबान। एक इंडियन ने इसको बताया काम किया है। वो ये है कि हर डिपार्टमेंट से जो पूछते हो उसका ऑब्जेक्ट पहले बनाओ, उसकी जरूरत को मीट करो और फिर उसको आगे लेके चलो। तो फिर आपके जितने भी सोर्स हैं उनके अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन ये जितने भी सिस्टम बन रहे हैं इनका मेन इशू डाटा ही है। मिसाल के तौर पे यूएमटी ये चाहती है, फालतू के यूएमटी को मैं सेटिस्फाई नहीं कर पाया था, यूएमटी ये चाहती है, बल्कि मैं नाम, सॉरी नाम नहीं यूज करना चाहिए, यूनिवर्सिटी है कोई, वो ये चाहती है कि आपका एक ऐसा सिस्टम लेके आओ जिसके अंदर रिजल्ट्स भी बने, ट्रांसक्रिप्ट भी जनरेट हो, स्टूडेंट की फी भी रिकवर हो, उसका पास रेट, उसकी परफॉर्मेंस भी रिफ्लेक्ट हो पेरेंट्स। ठीक है, लेकिन ये सारा डाटा इतना सिंक्रोनाइज्ड और वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, इवन उसके अंदर स्टूडेंट फीडबैक अबाउट कैंपस, कैफेटेरिया, फैकल्टी एंड ऑल ऑफ थिंग्स वो भी कोडेड हो। तो ये हमें
उसको बनाना पड़ता है अकॉर्डिंगली, लेकिन बेसिक मकसद क्या है कि डेटा होगा तो काम चलेगा। वो डेटा ही एक वजह है कि मेरा 4 जगह प्रोजेक्ट कामयाब रहा और एक सही बेनिफिशियल जगह पे नहीं चला। उसकी वजह ये है, कंपनी ये कहती है या यूनिवर्सिटी ये कहती है कि इस सोर्स के जरिए डाटा जो इकट्ठा होगा वो आपके पास भी तो चला जाएगा। ठीक है, तो वो कहते हैं कि आप कोडिंग भी हमें दे दें, सोर्स कोड भी दे दें। ठीक है, अगर हम सोर्स कोड दे देते हैं तो उसी से तो हम कमा रहे हैं। दैट्स आइडिया। कोई भी उसको एनालाइज करेगा और वो कोड बाहर चला जाएगा। अच्छा, जब मैंने ये सारा काम किया देन आई वाज नॉट गोन थ्रू अनदर सिस्टम। एक और सिस्टम भी होता है, वो ये होता है कि हम अपना कोड थर्ड पार्टी को दे दें, और वो जो थर्ड पार्टी है वो इमानत के तौर पे दोनों की जमानती बन जाती है। ऐसी कंपनियां हैं, मुझे उस वक्त नहीं पता था। तो कोड उधर चला जाता है, वो उसको भी वारंटी दे देते हैं और हमें भी दे देते हैं। उनके कहने का मतलब ये था कि तेरे पास 10-12 प्रोग्रामर है, 2-4 सोशल मीडिया की तेरी टीम है, एक आध तेरी टीम है जो अमेरिकन फर्म्स को डील कर रही है, एक तो बंदा है, तुझे कुछ हो गया कल को तो हमारा तो पूरा सिस्टम ही collapse कर जाएगा, तो हम डाटा रिकवर कहाँ से करेंगे। तो आई वाजंट नो द सॉल्यूशन दैट टाइम, लेकिन लेटर ऑन आई केम टू नो, जैसे जैसे मैंने लर्न किया तो पता चला कि ये भी हो सकता है। एनीवे, बैक टू द पॉइंट। तो बेसिकली क्या है कि हम इसमें ओपिनियन मांग सकते हैं और वो अपने अंदाज से दे सकता है, हम उसे ऑर्गेनाइज करने में मसला आएगा। लेकिन बहरहाल इट्स बेनिफिशियल दैट के वी कैन गेट द सेंटीमेंट्स। सेंटीमेंट्स को किसी जमाने में हम कहते थे कंज्यूमर बिहेवियर कहते थे, सीबी, कंज्यूमर बिहेवियर, लेकिन अब हम इसको सेंटीमेंट एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, और एआई की बड़ी जबरदस्त ये फील्ड है जिसके अंदर हम अपने रोबोटिक्स को जो है वो सेंटीमेंट्स में लेके जा रहे हैं। मैं इसको फिनिश करता हूँ, फिर बात करते हैं। आखिर में कंक्लूड करना है ओवरऑल इंपॉर्टेंस एंड रेपुटेशन फॉर प्रॉफिटेबिलिटी। अगर मुझे ये पता चल जाए, सॉरी, अगर मुझे ये पता चल जाए, सॉरी, एनालिटिकल इनसाइट ऑफ पॉसिबल, अगर मुझे ये पता चल जाए कि किस जगह मेरा कस्टमर सेटिस्फाइड है, तो मैं उन एरियाज को क्या करूंगा, इंप्रूव कर सकता हूँ। ठीक है, मैं उनको स्ट्रेंथन कर सकता हूँ, और जो उसको रिक्वायर्ड है वो हम क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर जो मैं आप लोगों को कहूंगा कि क्या करो, देखिए 3 बातें अगर आप मेरी मान लेंगे तो आपको इस सब्जेक्ट में आसानी होगी। पहली बात यह है कि ये जो आपका अंदाज है, आप बैठ गए हैं, बेहतर ये था आपको नोटबुक रख लेते। अगर आप नोटबुक रखते तो कई की पॉइंट्स को आप नोट कर लेते तो आप लेक्चर को ज्यादा अच्छा इंजॉय कर लेते। दूसरी बात ये है कि ये जो पेंटिंग कल्चर है ना, ये ना करें। जो समझा है इसे घर जाते ही 10-15 मिनट दे दे। फर्स्ट खाना खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, जरा डायरी को गो थ्रू कर लीजिएगा, स्लाइड्स को गो थ्रू कर लीजिएगा। और फिर जब सीटिंग आवर्स हो तो आई सजेस्ट यू कैन न्यूमेरिकल कोर्सेज को पहले स्टार्ट ना करें, पहले इसको गो थ्रू करें। इसका काम आप हार्डली आधे पौने घंटे में करके फारिग हो जाएंगे, और जो फर्स्ट विक्ट्री होगी वो आपकी अगली स्टडी के लिए विनिंग कल्चर बन जाएगी, और आप बाकी चीजों को भी विन कर सकते हैं। अब जैसे ही आपने एक केस स्टडी किया है, दूसरा केस स्टडी आपके सामने रख देता हूँ, ये रहा। ये मैं आपको दे दिया, स्लाइड्स मैंने भेज दिया आप लोगों को। ठीक है, अब ये केस स्टडी जो है आप इसको पिक कीजिएगा प्लीज, लेकिन एक काम कीजिएगा, लिखिएगा, क्योंकि क्योंकि पेपर में जाके आपने लिखना है। देखिए, मुझे भी देखने से पता लगा, हाँ हाँ हाँ, ये हो जाए, मेरे से बेहतर कौन कहेगा कि हो जाए, लेकिन बट ये नहीं होगा। उसकी वजह मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, आईटी या डेटा में ना एक कॉमन चीज याद रखी, मैं कहूंगा माउस। आप कहेंगे देखा है यार, बड़ी दफा देखा है, ये कौन सी चीज है, लेकिन मैं आपको कागज पेंसिल देके कहूँ ना कि राइट डाउन व्हाट इज माउस, क्या हो, आप क्या लिखेंगे, इट्स जस्ट लाइक ए माउस। क्या हाल,
कहना आसान है ना जी, आपको पूरा लिखना पड़ेगा कि एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, उस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर कुछ क्लिक इवेंट्स हैं, उनको क्लिक करने के लिए हमें एक डिवाइस की जरूरत थी जो एग्जैक्ट वो क्लिक कर सके, और उसको हम क्या कहते हैं, माउस कहते हैं। उसके अंदर टूल बार में मूव करने के लिए एक रोलर लगा हुआ है जो हमारे पॉइंट को वर्टिकली अप एंड डाउन लेके जाता है, और उसके दो क्लिक है, एक राइट और एक लेफ्ट। यू सी, मेरी बात समझे आप? लेकिन ये कब होगा, जब आप एक दफा कागज सामने रख के बैठेंगे और आप देखेंगे कि यार ये माउस को लिखना कैसे। तो ये जो केस है, इसको जल्दी से मैं एक रिव्यू आपके सामने रख देता हूँ बेटा। एक लार्ज हॉस्पिटल है, उसका नाम क्या है, मुमताज खान हॉस्पिटल। मैंने बड़े एहतियात से लिखा है, आजकल के जो हालात हैं, उसके अंदर खान लिखना जरा थोड़ा सा वो भी हॉस्पिटल के साथ खतरनाक हो सकता है, लेकिन इसलिए मैंने मुमताज खान लिख दिया। ठीक है जी। अच्छा, टू हैंडल द पेशेंट केयर एंड ऑपरेशन, कि एक हॉस्पिटल एक पेशेंट केयर करता है, ऑपरेशन डील करता है। हॉस्पिटल कई तरह के होते हैं, हम तो स्किन केयर के भी होते हैं। द हॉस्पिटल हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम स्टोर डेटा इन स्ट्रक्चर टेबल, लेकिन उसके साथ साथ क्लिनिकल नोट्स, रेडियोलॉजी इमेज, पेशेंट ओरल फीडबैक, सोशल मीडिया पोस्ट, ईमेल करस्पॉन्डेंस, टेलीफोनिक कॉल ट्रांसक्रिप्ट। ठीक है जी। और ये सारी चीजें बच्चों जो है, ये क्या आ गई बच्चों, रिसर्च आर्टिकल। ये डाटा सारा कौन सा आया, स्ट्रक्चर। और बेटे ये वाला डाटा अनस्ट्रक्चर्ड वाला। हॉस्पिटल हैज मेडिकल रिकॉर्ड, हेल्थ रेगुलेशन, डॉक्टर परफॉर्मेंस एंड पेशेंट सेटिस्फेक्शन एंड करेक्ट डायग्नोस्टिक। सवाल ये आपके साथ, explain how NLP helps in the patient's care and operation। स्पेसिफिकली डिस्कस कर दें कि बेनिफिट क्या होंगे एनएलपी के रिलेटेड विद क्लिनिकल नोट्स, रेडियोलॉजी इमेजेस। कर लेंगे आप कि ये वो टूल है जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को एनालाइज करता है, उससे इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज करके प्रोवाइड करता है। दूसरा क्या है बच्चों, हाउ एनएलपी हेल्पफुल इन दिस केस। इस केस में दो तरह का डेटा है। पहला डेटा तो सैप से भी हो सकता है, और एकल से भी हो सकता है, ईआरपी से भी हो सकता है, इवन टैब्ल्यू से भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो क्या है, इवन एक्सेल से हो सकता है, क्योंकि वो क्या है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में एनएलपी का यूज क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है। आपको कहता है, उसका नाम लिख के बताएंगे कि इसके अंदर बहुत ज्यादा अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है, और उसके लिए मुझे इसकी जरूरत है। एंड देन यू सी कंक्लूड विद इट्स ओवरऑल इंपॉर्टेंस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। उसका सिंपल एक ही बात आती है कि अगर पेशेंट सेटिस्फाइड है, उसके फाइनेंसर या उसके जो कस्टमर है वो सेटिस्फाइड है। अब कस्टमर और कंज्यूमर का फर्क तो आपको पता होगा, नहीं? कस्टमर और कंज्यूमर में ये फर्क होता है, कस्टमर आपके लिए कोई चीज बाय करता है, जैसे आपके फादर ने एक लिपस्टिक खरीदी, लेकिन वो तो यूज नहीं करेंगे, मॉम को ला के देंगे। तो मॉम इज कंज्यूमर एंड फादर इज कस्टमर। तो जो बंदे पैसे दे रहे हैं, बच्चे की ट्रीटमेंट कर रहे हैं, करा रहे हैं, तो पेरेंट्स क्या हो गए, कस्टमर्स हो गए ना। और बच्चा क्या हो गया, कंज्यूमर हो गया। ठीक है, जैसे ये कॉलेज है ना, तो यहाँ पे हम कंज्यूमर से इंटरेक्ट करते हैं, क्यों, बच्चे खुद फैसला करते हैं कि क्या पढ़ना है, कौन से कोर्स करनी है। लेकिन अगर ये इंटरमीडिएट कॉलेज होता, तो फिर कस्टमर पे हमें से राब्ता रखते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, हम कंक्लूड कर लेंगे ओवरऑल इंपॉर्टेंस, जिससे कस्टमर और कंज्यूमर दोनों को हम सेटिस्फाई कर सकेंगे, और इसकी क्या बढ़ जाएगी, प्रॉफिटेबिलिटी। राइट जी, कर लेंगे। चलिए, इसी तरह हम डेली कुछ केस स्टडीज करते जाएंगे, और आपको इस कोर्स की प्रैक्टिस में। राइट जी। बाकी जो ये पंखों की आवाज है, जरा स्टेटमेंट उनसे मैंने कहा है, वो कह रहे हैं मंडे को कमरा दे देंगे आपको, तब तक अगर आप बर्दाश्त कर सकें। ठीक है, सॉरी अबाउट दैट, उसके लिए कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफ़िज़। जी बेटे, स्ट्रक्चर डाटा जो है वो आमतौर पे जो है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों में हो सकता है।
ठीक है, इट कैन बी, थैंक यू।